भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर से। तो बच्चों, नीट एग्ज़ाम 2024 जो हो रहा है आपका, नीट 2024 5 मई को, अपने प्यारे बच्चों के लिए मैं हर साल की तरह अब की बार आपको वरदान सीरीज के नाम से हमने 7 एपिसोड्स आपको वादा किया था कि 7 एपिसोड्स के द्वारा हम आपको एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस बताएंगे। तो बच्चों, 6 एपिसोड हो चुके हैं और आज ये एपिसोड 7 है, लास्ट एपिसोड, जहां पर हम आपको आज फिर बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस एनसीईआरटी 11th + 12th, इसके पहले जो 6 एपिसोड हुए उसमें मैंने अल्टरनेट एक एपिसोड में 11th की एनसीईआरटी, तो दूसरे एपिसोड में मैंने 12th की एनसीईआरटी से 21 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। आज ये हमारा 7वां एपिसोड है, लास्ट एपिसोड। आज हम उन 21 क्वेश्चन में से 11th और 12th दोनों के एनसीईआरटी को मिला के हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो जिस तरीके से 6 एपिसोड की हेल्प से आप लोगों का रिवीजन हुआ, आज इस एपिसोड से भी आप रिवीजन करेंगे। जैसे ही कल शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होगा, अब फ़ौरन 21 टॉपिक्स को लेकर के दोनों एनसीईआरटी में 2 से 2.5 घंटे में पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। 7 एपिसोड में जैसा कि बच्चों ने हमको बताया कि सर हमें पूरी एनसीईआरटी में रैंडम भाग करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने का मौका मिला और इससे एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम एनसीईआरटी में बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वरदान सीरीज एपिसोड 7, लास्ट एपिसोड। और एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा का नाम लेते हुए एपिसोड 7 टॉपिक्स 12th में हम आपको बता रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉजेस क्या हैं, यहां पर आपसे वो कॉजेस पूछेगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है आपका, जिसमें वो इविल क्वार्टर जो आपको दिया गया है, कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस टॉपिक को आप बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में जाकर के रिवाइज कर लें। यहां से क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपको मिले। सेकंड टॉपिक है, टॉपिक क्या है, एक लाइन ही है आपकी एनसीईआरटी की, ट्रॉफिक लेवल को लेकर के कोई क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपको मिल जाए। तो ये इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पिरामिड में क्या होता है, फूड चेन में क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा, हो सकता है यहां से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। टॉपिक थर्ड, ग्रोथ कर्व, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इकोलॉजी का पहला चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में ग्रोथ कर्व दिए गए हैं, जे शेप्ड और एस शेप्ड। दोनों ग्रोथ कर्व को पढ़िए। उन दोनों ग्रोथ कर्व में जो भी मैटर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। हो सकता है यहाँ से आपको कोई एक क्वेश्चन मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 4, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक वाले चैप्टर में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें आपका प्रोब्स, एलाइजा, पीसीआर ये दिया गया है। तो वहाँ से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका बने, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में टॉपिक 5th है आपका ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी का मैटर जो उसमें दिया गया है उसको पढ़िए। ऑटो इम्यूनिटी में जो भी लाइंस लिखी हैं वहाँ से आपका कोई लाइन हो सकता है किसी क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल जाए। टॉपिक 6 देखिए। टॉपिक 6 हम पहले ही एपिसोड में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बता चुके हैं कि इंपॉर्टेंट है।
उसके बावजूद हम आपको फिर एक बार लिख रहे हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आपका बेस है वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले ही टॉपिक में दिया गया है और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और वहाँ की कोई भी लाइन उठा करके एमसीक्यू बनाई जा सकती है। और हो सकता है जब मैंने आपको बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक भी पर पढ़ना है तो उस टॉपिक में आ जाता है, लेकिन मैं फिर से आपको इसको अलग से बता रहा हूँ। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक टॉपिक है। जैसे प्लियोट्रॉपी है वैसे ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या टॉपिक है, उतना जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ लीजिएगा, कोई लाइंस क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल सकती है। उसी चैप्टर में टॉपिक 8 है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बावेरी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उस क्रोमोसोमल थ्योरी के बेस पर आगे क्या हुआ, पूरा जो पैराग्राफ है आपका टोटल इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, और इसमें आपका एक चार्ट भी है, कंपैरिजन किया गया है जीन और क्रोमोसोम के बीच में, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 9 पेडिग्री एनालिसिस। ये भी आपका उसी चैप्टर में, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पेडिग्री एनालिसिस है, जिसमें सिंबल्स आते हैं। हालांकि मैं यहाँ सिंबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेडिग्री एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक पेडिग्री चार्ट बना देते हैं और पूछते हैं कि बताओ इस पेडिग्री चार्ट को देख करके डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोमल है। उसमें भी पूछते हैं कि ऑटोसोमल में डोमिनेंट डिजीज है कि रिसेसिव है, सेक्स क्रोमोसोमल में डोमिनेंट डिजीज है कि रिसेसिव है। इस तरह के जो फ्लो चार्ट होते हैं, इनको करने के मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, और हर इंस्टीट्यूट का जो बायो टीचर होता है वो अपने अपने तरीके से बच्चों को इन्हें सॉल्व करने के मेथड्स बताता है। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं उनको मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, इसमें उन्हें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस फ्लो चार्ट देखना है और तर्क से ऑप्शन देखने हैं और उन्हें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। बाकी बच्चों ने जहाँ जहाँ पढ़ा हो, अपने टीचर से जो भी सीखा हो, उसके बेस पर आप उन क्वेश्चंस को करें। तो हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, या उसके आसपास का कोई क्वेश्चन मिल जाए। टॉपिक 10 को ध्यान से समझिएगा बच्चों, हार्मोनल रेगुलेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हार्मोन्स का रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस में, हार्मोन्स का रोल oogenesis में, हार्मोन्स का रोल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो जितना भी हार्मोनल रेगुलेशन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसको आप रिवाइज कर लें अच्छे से एनसीईआरटी से। कोई लाइन हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ ली जाए। तो बच्चों, ये मैंने आज एपिसोड 7 में 10 टॉपिक आपको बताए, कहाँ से, 12th की एनसीईआरटी से। आज दोनों एनसीईआरटी हैं, तो अब हम 11th की एनसीईआरटी में बचे हुए 11 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इनको भी आप ध्यान से देखिए क्या मैं बता रहा हूं। 11th की एनसीईआरटी टॉपिक 11 है हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज एंड पीनियल ग्लैंड। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कौन से ग्लैंड हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस चैप्टर में और कौन से लाइंस हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको, हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज देख लीजिएगा, और पीनियल ग्लैंड का जो पैराग्राफ दिया गया एनसीईआरटी में उसे पढ़ लीजिएगा, हो सकता है वहां से क्वेश्चन हो। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, स्केलेटन सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन का कंकाल तंत्र, वहां पे जो पसलियां होती हैं रिब्स और स्टर्नम,
रिफ्स में टाइप्स होती हैं, ट्रू रिफ्स, फॉल्स रिफ्स, फ्लोटिंग रिफ्स, और साथ में रिफ्स का स्ट्रक्चर। जितना एनसीईआरटी में दिया गया उतना बाहर वाला मत पढ़िएगा, बाहर वाले में रिफ्स का स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ाया गया है। तो राइटर्स की बुक्स या मॉड्यूल से मत पढ़िएगा, एनसीईआरटी से पढ़िएगा। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको इस बार मिल जाए। टॉपिक 13 हम आ रहे हैं उसी चैप्टर में जिसमें आपका ये रिफ्स वाला चैप्टर है, उसी में मसल्स के बारे में दिया गया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब की बार आप मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पढ़ लें। साथ में ये एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स होती हैं, इनका जितना भी मैटर है, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, उनका प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको एक बार पढ़ लें। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए टॉपिक 14 देखते हैं। ये टॉपिक है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर से काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसमें लूप ऑफ हेनले वैसा रेक्टा का रोल होता है। तो एक बार काउंटर करंट मैकेनिज्म को ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है आपको इस बार यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। टॉपिक 15 पे आते हैं, रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। किडनी हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब किडनी के अलावा हमारी बॉडी में और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनका रोल हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन में है? वो हमारी स्किन है, वो लिवर है, हमारा लंग्स है। तो ये जो लास्ट का टॉपिक है उस चैप्टर में, रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, इसको आप लोग एनसीईआरटी से ही लाइन टू लाइन पढ़ लें और देख लें वहाँ पर क्या लिखा है। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। टॉपिक 16 लिखा है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर या जो डिजीज दी गई हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, और जो डिजीज दी गई हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन इस बार आपको मिल जाए। बाकी भी मैंने बताए थे, रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर, एक्सक्रीटरी के डिसऑर्डर्स किसी एपिसोड में बताया होगा मैंने आपको। तो फिर आज के एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक 17 उसी चैप्टर में। रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो उसमें लंग वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिएगा। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मनुष्य का, उसमें ट्रेकिया, लैरिंग्स हैं, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलर डक्ट, एल्वलाई हैं, लंग्स में उसकी कवरिंग वगैरह जो भी है। फिलहाल ट्रेकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो आपको लंग्स वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार देखना होगा। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। टॉपिक 18 पे आ गए हम लोग, सेल थ्योरी और न्यूक्लियस। सेल थ्योरी भी आपको कहाँ से पढ़नी है? एनसीईआरटी से पढ़नी है। बाहर से पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सेल थ्योरी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे, जो भी सेल थ्योरी किसी भी इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल से पढ़ाई गई वो बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच नहीं करती। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे और उन्हें एनसीईआरटी की जगह पे मॉड्यूल दिया गया, वो सावधान हो जाएं। जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, खास टॉपिक जैसे मान लो सेल थ्योरी है, अभी जब एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपने किसी स्टडी मटेरियल से पढ़ा, मॉड्यूल से पढ़ा, अब वो मॉड्यूल या तो 100% एनसीईआरटी बेस्ड हो तब तो ठीक है, जहाँ उन्होंने अपना मिर्च मसाला उसमें जोड़ा मॉड्यूल में, वही मॉड्यूल जो है एनटीए के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। इसलिए मैं मॉड्यूल से बचने की सलाह देता हूं बच्चों को, और हमेशा कहता हूं कि प्यारे बच्चों, आप केवल एनसीईआरटी पर
फोकस करिए, एनसीईआरटी से इश्क करिए, एनसीईआरटी से प्रेम करिए, एनसीईआरटी से लव करिए। मैंने बताया भी था अभी एक वीडियो में, जिसमें एक अच्छा सॉन्ग भी बहुत अच्छा हमारे एडिटर साहब ने लगा दिया था, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा भी यार गाना तुमने बड़ा अच्छा लगा दिया। तो बोले जब आपने कहा सर कि एनसीईआरटी से प्रेम करो, तो हमें लगा कि इससे बढ़िया गाना क्या होगा आज के युवाओं के लिए कि क्या गाना था कि चलो इश्क में पड़ जाते हैं, बड़ा अच्छा गाना है। तो उन्होंने वीडियो के लास्ट में लगाया है, तो बात भी सही है कि क्यों ना हम एनसीईआरटी के इश्क में पड़ जाएं। ठीक है, गाना बहुत प्यारा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और मैंने धन्यवाद भी दिया अपने एडिटर को कि आपने गाना बहुत अच्छा चॉइस किया जब मैंने कहा एनसीईआरटी से प्रेम करो कि चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। चलिए भाई, तो पढ़िए एनसीईआरटी के इश्क में। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक 19। फ्रॉग महाराज आ गए भाई। पता है आपको इस बार एनएमसी के सिलेबस में फ्रॉग भी है और कॉकरोच भी है। तो कॉकरोच तो हम पहले भी पढ़ते थे, जो बच्चे रिपीटर्स होंगे उन्होंने कागज पढ़ रखा होगा। फ्रॉग इस बार आया है, तो फ्रॉग में ध्यान दीजिएगा जरा आर्गन सिस्टम पर। जो भी उसके आर्गन सिस्टम है फ्रॉग के, उनको एक बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बॉडी से तो क्वेश्चन हो जाएंगे, आर्गन सिस्टम में आप फंस सकते हैं और हो सकता है आपको फ्रॉग के आर्गन सिस्टम से कोई क्वेश्चन मिल जाए। टॉपिक 20 में आपका लीफ आ गया। अब लीफ में क्या क्या मैटर दिया गया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसे आप देखिए। हमने सिर्फ यहाँ लीफ लिख दिया है, अब आप लीफ का पूरा पढ़िए। क्लियर। टॉपिक 21 लास्ट टॉपिक है आपका एनिमल किंगडम में एम्फीबिया पढ़िए। और हमें पता भी है कि प्लांट किंगडम में एम्फीबिया किसको बोलते हैं बच्चों? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। प्लांट किंगडम में एम्फीबिया बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। और ब्रायोफाइटा में दो क्लास हमारे सिलेबस में है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स और मॉसेस। फिर हमने यहां पे जो लिखा है वो लिखा है लिवरवर्ट्स। तो आप प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में जाकर के ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट्स को रिवाइज कर लें। याद रखिएगा बच्चों, ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है, जैसे एनिमल में एम्फीबिया होते हैं। क्लियर। तो ये 21 टॉपिक थे एपिसोड 7 के। देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो वरदान सीरीज 7 एपिसोड्स, 7 एपिसोड हुए, आज ये आखिरी एपिसोड था। हर एपिसोड में मैंने 21 टॉपिक कहें या क्वेश्चंस कहें बताएं, तो टोटल जो क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं वो 147 निकल करके आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स, आप 50 FST लगाइए, आप 60 FST लगाइए, आप 70 FST लगाइए। 70 FST का मतलब हो गया कि बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन, 7000 क्वेश्चन। 60 FST का मतलब हो गया 100 क्वेश्चन इंटू 60, 6000 क्वेश्चन। तो 6000 क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तब कहीं जाकर के आपको उसमें भी 100% क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस और ईश्वर की कृपा से आज मैंने आपको 6000 नहीं, 7000 नहीं, 10,000 नहीं, मात्र 147 क्वेश्चन बताए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 147 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अरे अगर इसमें से 47 क्वेश्चन भी मिल जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और कहीं ना कहीं जो टॉपिक लिंक कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसी बहाने सबसे बड़ा फायदा जो बच्चों का हुआ वो हो गया रिवीजन का। लास्ट बात है, वीडियो आप देखते रहिए। जो मैं कह रहा हूं कि हम आपको 147 क्वेश्चंस लास्ट के बचे हुए 15 दिनों में तैयारी करने के दौरान रिवीजन के लिए भी दिए। ये कोई गेस नहीं है, ये आपको रिवीजन कराने के लिए, आपका समय बचाने के लिए मैंने किया। और चूंकि अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो है उसके बेस पर मैंने 7 एपिसोड बना करके आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी से जोड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपके 7 एपिसोड्स के थ्रू आप घर में रहते हुए आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा
अभी भी जब ये एपिसोड कल अपलोड होगा तब भी आपके पास 11 दिन बचेंगे, 10 दिन, और इन बचे हुए 10 दिनों में कुछ और मैं आपके लिए करूँगा ताकि आपका 5 मई को होने वाले एग्ज़ाम में कोई सिली मिस्टेक्स ना हो और आप बायोलॉजी में 90 में आपके 85 प्लस क्वेश्चन हो जाएं। 80 तो कम से कम हो ही जाएं जो बच्चा फ्रेशर है। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो 85 प्लस भी जाएंगे, 86 भी जाएंगे, 87 भी जाएंगे, कोई ना कोई तो 90 भी जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास रंग लाया होगा। बड़ी मेहनत लगती है ये सब करने में, क्वेश्चन लिखना, फिर उनकी स्लाइड तैयार करना और फिर शूट करना, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था कि हम आपको देखो। मैंने पहले ही एपिसोड में कहा था कि ये जो ड्रामा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, मैराथन क्लास, महामैराथन क्लास, और आकर के पढ़ा क्या रहे हैं वही ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, और एक एक चैप्टर 1-1 घंटे में। रिवीजन कभी ऐसे नहीं होता। रिवीजन ऐसे होता है, मैं तो अपने टीचर साथियों से भी कहना चाहता हूं कि लास्ट में रिवीजन वैसे न कराएं, ड्रामा न करें। ये कोई यूट्यूब के लिए नहीं था, ये मेरे प्यारे बच्चों के लिए था जो घर में थे। उन्हें मैंने 7 एपिसोड्स के थ्रू बायोलॉजी में रिवीजन कराया, और अगर बच्चों ने रिवीजन किया होगा अच्छे ढंग से तो क्वेश्चन जब मिलेंगे तो उनमें सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा का नाम लेते हुए आज इस एपिसोड सीरीज को हम बंद करते हैं। देखते हैं मैं 1-2 दिन में और आपके लिए नया क्या कर सकता हूं। जुड़े रहिएगा हमारे सीरीज के साथ। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए बच्चों कि बायोलॉजी ट्रंक ने अब नीट के साथ IIT JEE की भी तैयारी शुरू करा दी है। तो आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, कोई भी बच्चा अगर मैथ ग्रुप का है तो अब उसके लिए बायोलॉजी ट्रंक के दरवाजे खुले हुए हैं, और हम नीट के पैटर्न पर ही IIT JEE में भी बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे। और देखिएगा कैसे नहीं होता उनका सिलेक्शन, लेकिन हम उन मैथ वाले बच्चों को प्राइवेट कॉलेज से बीटेक नहीं करने देंगे। IIT या NIT या जो भी सरकारी संस्थान हैं उस लायक रैंक दिला करके उनको हम गवर्नमेंट कॉलेज भेजेंगे IIT करने के, वो जो बीटेक होता है। तो मैथ और बायो ग्रुप कंधे से कंधा मिलाएंगे और बायोलॉजी ट्रंक में तैयारी करेंगे। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने मैथ वाले बच्चों, जो भी आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार हैं, उन्हें बताएं कि अब बायोलॉजी के साथ मैथ वाले बच्चों भी यहाँ आकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस मैसेज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जुड़े रहिएगा बायोलॉजी ट्रंक के यूट्यूब चैनल के साथ। आपके लिए कुछ न कुछ नया जरूर होगा। और जो बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं इस साल अगले एग्जाम के लिए, उनके लिए तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत कुछ नया करूँगा। तो आप सभी को बचे हुए 10 दिनों में तैयारी के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।